Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे व्याकरण के उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है वाक्य शुद्धि। हमने पिछली कक्षा में ये देखा था वाक्य शुद्धि करने से पहले हमें सबसे पहले वाक्य के अशुद्धियों को पहचानना पड़ेगा। बिना इसके वाक्य शुद्धि करना असंभव होता है। तो वाक्य शुद्धि के करने के लिए दो अशुद्धियां होती हैं। वाक्य में दो प्रकार के अशुद्धियां होती हैं, वो है पदक्रम संबंधी और पद संबंधी। पिछले कक्षा में हम पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के बारे में चर्चा कर चुकी है। फिर भी उन नियमों के ऊपर मैं फिर से प्रकाश डालना चाहूंगी ताकि आपको आगे के जो नियम है ठीक तरह से पता हो। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों में हमने 13 नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की, यानी 13 अशुद्धियां होती है पदक्रम संबंधी में। सबसे पहले ये होता है हमें वाक्य में किसे पहले लिखना है। हमें सबसे पहले लिखना है कर्ता, उसके बाद कर्म यदि हो तो, ये ध्यान रहे, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। पद क्रम संबंधी में जो अशुद्धियां है उसमें सबसे पहले हमें जो शब्दों के जो क्रम है उसे ठीक तरह से देखना है, रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है? कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। यदि कर्म हो तो कर्म होता है, यदि अकर्मक क्रिया हो तो वहां पर कर्म नहीं होता है, तो कर्ता और क्रिया होता है। यदि कर्म हो तो कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। और उसके बाद यदि कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले कर्ता, विस्तारक, उसके बाद कर्ता विस्तारक के बाद कर्ता, उसके बाद कर्म विस्तारक, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया विस्तारक, उसके बाद क्रिया। ये इसका सूत्र है। सबसे पहले हमने देखा वाक्य में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। दूसरे नियम में हमने ये देखा यदि कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक हो तो कर्म से पहले, क्रिया का विस्तारक हो तो क्रिया से पहले होता है। ये उदाहरण सहित हमने पिछले कक्षा में देखा है। तो तीसरा यहां पर नियम हमने देखा, इसमें 3 नियम होते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता विस्तारक, कर्म विस्तारक, क्रिया विस्तारक। 6 नियम यहां पर हो गए हैं। अभी चौथा नियम में हमने ये देखा यदि वाक्य में संबोधन सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो यदि वाक्य में संबोधन सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो वो वाक्य में सबसे पहले होता है, यानी कर्ता से भी पहले विस्मयादि बोधक और संबोधन सूचक शब्द होते। जैसे मोहन बुला रहे हैं, वो संबोधन है तो वो वाक्य में सबसे पहले होगा। अरे ये विस्मयादि सूचक अव्यय है तो ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग होगा। आगे, यदि
क्रिया द्विकर्मक हो, यदि क्रिया द्विकर्मक हो, यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म आता है। यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो क्या होना चाहिए? गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आना चाहिए। आगे, यदि कर्म निर्जीव हो तो विभक्ति रहित और सजीव हो तो विभक्ति सहित होता है। यदि कर्म निर्जीव हो, यदि कर्म निर्जीव हो तो विभक्ति रहित, विभक्ति रहित और सजीव हो तो विभक्ति सहित होता है। सजीव हो तो विभक्ति सहित होता है। यदि द्विकर्मक क्रिया हो तो हमने देखा क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया होने पर गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। और कर्म निर्जीव हो तो विभक्ति रहित, सजीव हो तो विभक्ति सहित होता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ी नहीं, क्योंकि पुस्तक निर्जीव कर्म है। निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति नहीं होता, वो विभक्ति रहित होता है। राम ने रावण को मारा, रावण सजीव कर्म है तो वो विभक्ति सहित होता है, रावण को मारा। तो ये और एक नियम हुआ। आगे, उपाधि, उपाधि और योग्यता। जी, यहां पर और एक मैंने नियम बताया था, विभक्ति रहित विभक्ति सहित में बजाना और बढ़ाना, ये दो क्रियाओं में कर्म चाहे निर्जीव हो या सजीव, दोनों विभक्ति सहित होते। इसे ध्यान से सुनिए और कहीं लिख लीजिए ताकि आप भूल ना जाओ। तो यहाँ पर जो नियम है, कर्म निर्जीव हो तो विभक्ति रहित, सजीव हो तो विभक्ति सहित। इसके लिए एक अपवाद ये है कि बढ़ाना और बजाना जो क्रिया है, वो क्रिया में यदि कर्म सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों विभक्ति सहित होते हैं। आगे, उपाधि और योग्यता। यदि नाम के साथ आपको उपाधि और योग्यता जोड़ना हो, उपाधि नाम से पहले और योग्यता नाम के बाद। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, डॉक्टर श्यामलाल MBBS, MBBS उनकी योग्यता है, डॉक्टर उनकी उपाधि है। आगे, स्थानवाचक और कालवाचक। यदि वाक्य में स्थानवाचक विशेषण और कालवाचक विशेषण दोनों हो तो वाक्य में सबसे पहले कालवाचक विशेषण का प्रयोग होगा। कैसे? राम जोधपुर 4 बजे पहुंचेगा। जोधपुर स्थानवाचक विशेषण है, 2 बजे ये कालवाचक है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? कालवाचक। राम 2 बजे जोधपुर पहुंचेगा, तो वाक्य में सबसे पहले कालवाचक विशेषण होता है, उसके बाद स्थानवाचक विशेषण होता है। आगे हमने देखा कारकों का क्रम। उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 8 1 7 6 5 4 3 2, उसके बाद क्रिया। आशा है आपने ये लिख लिया होगा, ये आपको याद भी होगा। तो इस सूत्र के अनुसार आपको कारकों के क्रम को जोड़ना है। ये सभी हुए पद क्रम संबंधी। अब हम बढ़ते हैं पद संबंधी अशुद्धियों के तरफ। अब हम बढ़ते हैं पद संबंधी अशुद्धियों के तरफ। अब हम बढ़ते हैं पद संबंधी अशुद्धियां।
पद संबंधी अशुद्धियों के तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होता है लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां। ये थोड़े बहुत अक्सर विद्यार्थी इसे पहचानने में, इसे शुद्ध करने में, वाक्य में जब भी लिंग और वचन का जो भी प्रश्न आता है वहां पर आप चूक जाते हो, इसलिए कि ये पद संबंधी अशुद्धियों में सबसे महत्वपूर्ण है लिंग वचन। किस प्रकार से क्रिया को निर्धारित, क्रिया का लिंग और वचन किसके ऊपर निर्भर है? लिंग और वचन, लिंग और वचन किस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, तो पद संबंधी अशुद्धियों में हम देख सकते हैं लिंग, वचन, क्रिया, सर्वनाम, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। कभी कभी मुहावरों का प्रयोग गलत जगह पर गलत तरीके से किया जाता है, इससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और कभी कभी कुछ वाक्यों में अनावश्यक कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है। और अंत में वर्तनी, वर्तनी यानी मात्रा संबंधी, वर्तनी यानी मात्रा संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती है। वाक्य में यहां पर पद संबंधी अशुद्धि, यहां पर हमने सबसे पहले देखा पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के लिए हमने नियम देखा किस प्रकार से हमें पद क्रम संबंधी अशुद्धियों को पहचानना है और उसे शुद्ध करना है। अब हम आगे देखेंगे पद संबंधी अशुद्धियां। इसमें कितने प्रकार की अशुद्धियां होती है? लिंग और वचन, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके ऊपर निर्धारित है, किस प्रकार से और आप क्रिया का लिंग और वचन निर्धारित करोगे। आगे सर्वनाम, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाना चाहिए, और कभी भी वाक्य में गलत मुहावरों का प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आगे अनुपयुक्त और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कभी कभी वाक्य में किया जाता है, इससे भी वाक्य अशुद्ध होता है, उसे पहचानना है, उसे शुद्ध करना है। आगे वर्तनी यानी अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक जो कहते हैं, वर्तनी या मात्रा संबंधी गलतियां या अशुद्धियां हो सकती है, इसे हमें क्या करना है, उसे शुद्ध करना है। उसके लिए इन सारे नियमों को आपको ठीक प्रकार से देखना होगा, तभी आप इन अशुद्धियों को पहचान कर इसे आप शुद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां। जिस प्रकार से आप ये जानते हैं जिसे दूसरी भाषाओं में 3 लिंग होते हैं किंतु हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को भी इन्हीं लिंग के अंदर विभाजित किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे स्त्री जाति को जो भी वस्तुएं होती है, स्त्री जाति से संबंधित वस्तुओं को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति को संबंधित वस्तुओं को पुल्लिंग माना जाता है, किंतु हिंदी में सभी निर्जीव वस्तुओं को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इसलिए अक्सर विद्यार्थी ये गलती कर बैठते हैं क्रिया को निर्धारित करने में। हम अब इस लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियों में ये देखेंगे कि क्रिया का जो लिंग और वचन कैसे निर्धारित होता है। सबसे पहले यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो कैसा नियम होना चाहिए? राम पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ना क्रिया है, क्या होना चाहिए? राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है।
पढ़ने की जो क्रिया है वो राम पर निर्भर है, क्योंकि राम जो ये करता है, राम करता है और ये कर्ता विभक्ति रहित है। ध्यान दीजिए, राम करता है और ये कर्ता विभक्ति रहित है, तो क्रिया इस कर्ता पर निर्धारित होता है। यदि यहां पर राम के जगह पर सीता होती तो क्या होता? सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। ध्यान रहे, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता पर निर्भर या निर्धारित होता है, कर्ता के लिंग और वचन पर निर्धारित होता है। जैसे राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में ही होगा। और यहां पर जो कर्ता है स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में ही होगा। तो यहां पर क्या है, नियम क्या है? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता पर निर्भर यानी निर्धारित होता है। कर्ता यदि पुल्लिंग हो तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता अगर स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग। यदि यहां पर कर्ता बहुवचन हो तो क्या होना चाहिए? लड़के, ये कर्ता है, पुस्तक पढ़ते हैं। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। लड़के कर्ता है और बहुवचन है, लड़के पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो यहां पर जो क्रिया है वो पुल्लिंग बहुवचन में ही होगा। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। पढ़ना जो क्रिया है ये इस पर निर्धारित होता है। कर्ता यदि विभक्ति रहित हो, ये ध्यान रहे, कर्ता यदि विभक्ति रहित हो तो जो क्रिया है वो कर्ता पर निर्धारित होता है। कर्ता जिस प्रकार से होता है, यहां पर पुल्लिंग एक वचन में है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में होगा। यदि स्त्रीलिंग एक वचन में है तो स्त्रीलिंग एक वचन में ही होगा। यदि यहां पर बहुवचन पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग बहुवचन में ही होगा। यहां और लड़कियां पुस्तक क्या होना चाहिए? लड़कियां पुस्तक क्या होना चाहिए? लड़कियां यहां पर बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होगा। क्या होना चाहिए? जी, पढ़ती है। पढ़ती है, लड़कियां पुस्तक पढ़ती है। अभी आपको यह संदेह होगा, यहां पर जब बहुवचन हुआ तो पढ़ते हो गया, लेकिन लड़कियों का वैसे ही रहा। जी, यहां पर स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन में ये नहीं बदलता, यानी लड़की पढ़ती है, लड़कियां भी पढ़ती है। ये स्त्रीलिंग एक वचन भी है, ये स्त्रीलिंग बहुवचन भी है। तो ये ध्यान रहे, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे ये पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, यदि स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, बहुवचन पुल्लिंग हो तो क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग। अभी आपको यह संदेह होगा, यदि और एक नियम है, यदि कर्ता एक से अधिक और असमान लिंग के हो, और असमान लिंग के हो, असमान लिंग के हो तो क्रिया क्या होना चाहिए? यदि कर्ता एक से अधिक और असमान लिंग के हो तो क्रिया कैसे होना चाहिए? यदि कर्ता एक से अधिक और असमान लिंग के हो तो क्रिया कैसे होना चाहिए? देखिए, यहां पर राम, मोहन व
क्या होना चाहिए? यहां पर हमने एक देखा, यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है, पुल्लिंग है। आप ये जानते हैं राम पुल्लिंग है तो पढ़ना क्या होना चाहिए? वो क्रिया पुल्लिंग में होता है, क्योंकि ये विभक्ति रहित भी है तो कर्ता के ऊपर जाता है। यहां पर सीता पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होता है। यहां पर लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर पुल्लिंग बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, तो यहां पर स्त्रीलिंग है। तो यहां पर ये दो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। यहां से एक से अधिक कर्ता है। राम, मोहन व राधा तीनों कर्ता है और असमान लिंग के हैं, यानी राम पुल्लिंग, मोहन पुल्लिंग और राधा स्त्रीलिंग। तो यहां पर क्या होना चाहिए? पढ़ती है, पढ़ता है या पढ़ते हैं? क्या होना चाहिए? राम, मोहन व राधा पढ़ते हैं, राम, मोहन व राधा पढ़ता है या राम, मोहन व राधा पढ़ती है? क्या होना चाहिए? कौन सा वाक्य सही है? जी हाँ, यहां पर आपको किस प्रकार से क्रिया की लिंग निर्धारित करना चाहिए? अंतिम कर्ता को लेकर, ध्यान रहे, अंतिम कर्ता को लेकर ही क्रिया निर्धारित होती है। तो यहां पर राम, मोहन व राधा पढ़ती है, ध्यान रहे, पढ़ती है। क्यों? क्योंकि यदि वाक्य में एक से अधिक असमान लिंग के कर्ता हो, एक से अधिक कर्ता और असमान लिंग के हो, यदि तीनों लड़के होते आपको वो निर्धारित करने में आसान हो जाता है, लेकिन यहां पर एक से अधिक कर्ता है, साथ ही असमान लिंग के हैं, तो अंतिम कर्ता के ऊपर ही ये क्रिया निर्धारित होता है। जैसे राम, मोहन व राधा पढ़ती है। अभी और एक नियम है, राम, मोहन व राधा या और राधा सब यहां पर राम, मोहन और राधा सब, जब ये समूहवाचक शब्द यहां पर आता है सब, तो क्या होना चाहिए? क्रिया पढ़ते हैं बहुवचन में आता है। जब समूहवाचक शब्द वहां पर दिया जाता है वाक्य में, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगा। ध्यान रहे, यदि यहां पर समूहवाचक शब्द नहीं है, राम, मोहन व राधा, तो कैसे निर्धारित होता है क्रिया? अंतिम कर्ता के ऊपर निर्धारित होता है। अंतिम कर्ता कौन है? राधा, राधा। इसलिए यहां पर पढ़ती है, क्रिया कैसी होनी चाहिए? पढ़ती है। यदि राम, मोहन व राधा सब यानी यहां पर समूहवाचक आ गया है, तो सब क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सब आया तो पढ़ते हैं। यदि इस प्रकार आया तो क्या होना चाहिए? अंतिम कर्ता किस लिंग का है, उसी के ऊपर क्रिया निर्धारित होती है, उसी के ऊपर क्रिया निर्धारित होती है। तो ये इसका नियम है। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के ऊपर निर्धारित होता है। यदि इस प्रकार यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और असमान लिंग के हो, तो क्रिया जो है अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के ऊपर निर्धारित होता है। यदि इसमें भी यदि सब यानी समूहवाचक शब्द आ जाता है, तो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग बहुवचन में होगा। ये एक नियम हुआ। अभी आगे, यदि यहां पर हमने देखा कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो तो क्या होगा? यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो,
यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो, तब क्या होता है? ध्यान रहे, तब क्रिया कर्ता के ऊपर नहीं, कर्म के ऊपर निर्धारित होता है। वही वाक्य मैं यहां पर लिखती हूं, राम ने पुस्तक, क्या होना चाहिए? राम ने पुस्तक पढ़ा, पढ़ी या पढ़े। यदि आप लिखोगे पढ़ा तो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कर्ता किसके साथ है? विभक्ति सहित है। कर्ता विभक्ति सहित है और कर्म विभक्ति रहित है, तो कर्म के आधार पर क्रिया निर्धारित होगी। यानी पुस्तक क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया क्या होनी चाहिए? राम ने पुस्तक पढ़ी। यहां पर राम के ऊपर निर्धारित नहीं है क्रिया। कभी कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं क्योंकि राम पुल्लिंग है तो पढ़ी क्यों, पढ़ा क्यों नहीं? तो ये ध्यान रहे, ये नियम अगर आप जान लेंगे तो आपको वाक्य शुद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहां पर कर्ता विभक्ति सहित है, तो क्रिया किसके ऊपर से निर्धारित होता है? क्रिया कर्म के ऊपर निर्धारित होता है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी। यदि सीता होती तो क्या होता? सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि यहां भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर्ता के ऊपर से निर्धारित नहीं है, कर्म के ऊपर निर्धारित है। नानी ने कहानी, क्या होनी चाहिए? नानी ने कहानी सुनाई। या नाना भी होता तो भी सुनाई, क्योंकि कहानी यहां पर स्त्रीलिंग है और यहां पर सुनाना, ये एक क्या है? क्रिया किस पर निर्धारित है? कर्म के ऊपर निर्धारित है। अभी आपको ये पता चल गया कि एक कर्म हो तो यहां पर क्या होना चाहिए? इसके ऊपर ही निर्धारित होती। यदि द्विकर्मक क्रिया हो, कर्म एक से अधिक हो, तो यहां पर राम ने पुस्तक और पेन, यहां पर मैं क्रिया दूंगी खरीदना। अभी यहां पर क्रिया किसके ऊपर निर्धारित होगा? राम ने पुस्तक और पेन, क्या होना चाहिए? खरीदा, खरीदे, खरीदी, क्या होना चाहिए? यहां पर राम विभक्ति सहित है, तो क्रिया राम के लिंग और वचन के ऊपर निर्धारित नहीं होगा, यानी यहां पर कर्म के ऊपर निर्धारित होगा, क्योंकि कर्म यहां पर विभक्ति रहित है। तो कौन से कर्म? यहां पर पुस्तक स्त्रीलिंग है, पेन पुल्लिंग है, तो अंत आप क्रिया को किसके ऊपर निर्धारित करेंगे? पुस्तक के ऊपर या पेन के ऊपर? जी हां, जिस प्रकार से हमने देखा यहां पर अंतिम कर्ता, तो यहां पर अंतिम कर्म के ऊपर निर्धारित होगा, यानी पेन। यहां पर पुल्लिंग है, तो क्या होना चाहिए? राम ने पुस्तक और पेन खरीदा। राम ने पुस्तक और पेन खरीदा। राम ने पुस्तक और पेन खरीदा। यदि यहां पर पुल्लिंग बहुवचन होता, मोहन ने पुस्तक और थैले, ये थैले जो है पुल्लिंग बहुवचन है, थैले पुल्लिंग बहुवचन है, तो मोहन ने पुस्तक और थैले क्या होना चाहिए? खरीदा, खरीदी या खरीदे। तो अंतिम कर्म क्या है? अंतिम कर्म पुल्लिंग बहुवचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में ही होगा, यानी खरीदे। क्या होना चाहिए? खरीदे। मोहन ने पुस्तक और थैले खरीदे, क्योंकि वहां पर मोहन जो कर्ता है वो विभक्ति सहित है, यहां कर्म दो है, दो प्रकार के कर्म, द्विकर्मक क्रिया है, तो यहां पर जो क्रिया है
किस पर निर्धारित होगा? क्रिया अंतिम कर्म पर निर्धारित होगा। अंतिम कर्म क्या है? थैले। ये क्या है? पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में ही होगा। यदि इसी वाक्य को इस प्रकार दिया जाए, मोहन ने पेन और पुस्तक, पेन और पुस्तक, मोहन ने पेन और पुस्तक, क्या होना चाहिए? जी आपने सही सोचा, यहां पर पेन और पुस्तक यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो अंतिम कर्म क्या है? स्त्रीलिंग एकवचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एकवचन में ही होगा। यानी राम ने पेन और पुस्तक खरीदी। स्पष्ट हो गया? तो यहां पर देखिए, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन पर निर्धारित होता है। यदि कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्म के ऊपर निर्धारित होता है। यदि कर्ता जो विभक्ति रहित होने के बावजूद वहां पर असमान लिंग के कर्ता हो तो अंतिम कर्ता के ऊपर ही क्रिया निर्धारित होता है। कर्म में भी यदि द्विकर्मक कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया हो, तो वहां पर अंतिम कर्म जो है उसकी जो लिंग और वचन के ऊपर ही क्रिया निर्धारित होती है। यदि आप अभी ये सोच रहे होंगे, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्या होगा? कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया भाव के ऊपर निर्धारित होता है। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया जो भाव के ऊपर निर्धारित होता है। राम ने रावण को, देखिए यहां पर राम ने रावण को, दोनों विभक्ति सहित है, कर्ता भी विभक्ति सहित है और कर्म भी विभक्ति सहित है, तो यहां पर मारा। यहां पर कर्ता और लिंग के, कर्ता और कर्म के लिंग और वचन से क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। अभी ये क्रिया सिर्फ भाव पर निर्धारित है। जैसे कृष्ण ने राधा को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा। यहां पर भी कृष्ण और जो राधा है, यहां पर दोनों कर्त और कर्म दोनों विभक्ति सहित है, तो यहां पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर क्रिया भाव के अनुसार होता है। तो यहां पर कृष्ण ने राधा को देखा, यदि इस कर्ता और कर्म को मैं बदल भी दूंगी तो भी क्रिया उसी प्रकार होगा। राधा ने कृष्ण को देखा, तो यहां पर जो कर्म है और क्रिया, जो कर्म और कर्ता है दोनों विभक्ति सहित है, इसलिए यहां पर क्रिया जो है ये भाव के अनुसार होगा। यहां पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन से क्रिया का कोई लेना देना नहीं होगा। उम्मीद है आपको इतना जो अशुद्धियां आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोहरा देती हूं। सबसे पहला नियम यह है, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग और वचन पर निर्धारित होता है, और यदि कर्ता विभक्ति सहित हो तो क्रिया का जो लिंग है कर्म के लिंग और वचन के ऊपर निर्धारित होता है। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो जो क्रिया है वो भाव के ऊपर निर्धारित होता है। ये लिंग और वचन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो कि आपको याद रखना है आपको वाक्य शुद्धि करने में। ये सबसे पहला लिंग और वचन। आगे आपको मुहावरे, लोकोक्तियां, उसके लिए कोई भी ऐसे नियम नहीं बनाए गए हैं। आपको आपके
जो पाठ्य पुस्तिका और साथ ही अभ्यास पुस्तिका में बहुत सारे वाक्य शुद्धि करने के लिए कुछ अशुद्ध वाक्यों को दिया गया है। उसे शुद्ध करते करते आपको पता चल जाएगा कि वर्तनी कैसे, वर्तनी के किस प्रकार के अशुद्धियां होती है। साथ ही साथ कभी कभी अनुपयुक्त शब्द, जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ वाक्य मैं लिख देती हूं, वह प्रातः काल के समय आया। वह प्रातः काल के समय आया। तो यहां पर या क्या ये वाक्य शुद्ध है? क्योंकि काल और समय दोनों एक साथ आया है, तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। ये समय हमें नहीं चाहिए। आपको क्या लिखना है? वह प्रातः काल आया। काल अपने में ही एक समय है, प्रातः काल यानी सुबह एक अपने आप में एक समय है। तो वापस आपको यहाँ पर एक और एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये है तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आगे, मेरे पास मात्र केवल 50 रुपये है। तो यहां पर मेरे पास मात्र केवल 50 रुपए है। यहां पर दो शब्द है एक ही अर्थ देने वाले, मात्र और केवल। ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले हैं, इसलिए हम ये अनुपयुक्त शब्द माना जाएगा। इसमें से एक को हमें हटाना है। मेरे पास मात्र 50 रुपए है, या आप मात्र को हटाकर केवल भी रख सकते हो। मेरे पास केवल 50 रुपए है, मेरे पास मात्र 50 रुपए है। इससे वाक्य शुद्ध हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं वो हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं, कोश, चरण, हाथ, दर्शन, ऐसे शब्द है जो हमेशा बहुवचन यानी पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने पुस्तक, क्या होना चाहिए? मैंने यहां पर विभक्ति सहित है, पुस्तक पढ़ी। पढ़ी क्यों? क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है। मैंने, यहां पर मैं क्या है? कर्ता है, ने विभक्ति है, तो यहां पर कर्ता विभक्ति सहित है, तो क्रिया किसके ऊपर से निर्धारित होगी? कर्म के ऊपर से। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, यदि यहां पर ग्रंथ होता तो मैंने ग्रंथ पढ़ा, मैंने ग्रंथ पढ़ा। क्योंकि ग्रंथ क्या है? ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहां पर यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि ये जो कर्म है विभक्ति रहित, तो कर्म कौन से लिंग में है? ग्रंथ पढ़ा, क्योंकि ग्रंथ पुल्लिंग में है। यदि मैंने यहां पर लिखे कोश, मैंने कहा ये कुछ शब्द है, ये हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में, बहुवचन शब्द है, बहुवचन में ही प्रयोग होगा। मैंने कोश, क्या होना चाहिए? कोश पढ़े। पढ़े क्यों? क्योंकि कोश अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। मैंने कोश पढ़े। और हाथ, मैंने, उसने, हाथ क्या होना चाहिए? फैलाए, क्योंकि हाथ बहुवचन शब्द है। उसने हाथ फैलाए। मैंने उसके चरण छुए, चरण बहुवचन शब्द है, तो छुए। मैंने चरण छुए, क्योंकि चरण बहुवचन शब्द है। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। दर्शन क्या है? बहुवचन शब्द है, इसलिए क्या होना चाहिए वहां? मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। इज्जत, इज्जत जो शब्द है
ये उर्दू शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग से होता है। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि इज्जत क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए मैंने कहा मुहावरे और अनुपयुक्त शब्द, इन सारे चीजों के लिए कोई नियम नहीं है, किंतु आप अभ्यास पुस्तिका में दिए गए उदाहरण के जो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके आप इसमें जो कठिनाई जो भी हो रही है उसे कम कर सकते हो। तो हमने ये वाक्य शुद्धि के बारे में ये देखा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले वाक्य में जो भी अशुद्धियां हैं उसे पहचानना है। उसे पहचानने के बाद ही हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। उसके लिए हमने इन 2 कक्षाओं में ये देखा किस प्रकार से हमें पद क्रम संबंधी और पद संबंधी अशुद्धियां जो वाक्य में होती है उसे किस प्रकार से हमें पहचानना है और किस प्रकार से वाक्य को शुद्ध करना है। उम्मीद है ये जो व्याकरण के जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वाक्य शुद्धि, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.